दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1971 में अगर बांग्लादेश बना तो उसमें भारत और उस वक्त की मुक्ति वाहिनी से ज्यादा खुद पाकिस्तानी फौज का रोल था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1971 में बांग्लादेश बनने से 10 साल पहले ही पाकिस्तानी जनरल और राष्ट्रपति अयूब खान ही चाहते थे कि ये बंगाली हमारी जान छोड़ दें, तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? हो सकता है एक पल के लिए आप ये सोचे कि रौनक भाई ये सब क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज ही अपना देश तोड़ना चाहती थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और आज की इस वीडियो में पूरे सबूतों के साथ हम ये बात आपके सामने रखेंगे और आज ये सब बातें क्यों करनी पड़ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसका जश्न मनाने लगे। जिस तरह से जिहादियों की भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा, उसे भी पूरी दुनिया ने देखा। ये वही शेख मुजीबुर रहमान थे जिनका बांग्लादेश बनाने में बड़ा रोल था, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन थे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेख मुजीबुर रहमान भारत के एजेंट थे। बाद में उनकी बेटी शेख हसीना जब बांग्लादेश की पीएम बनी, तो लोग उनसे भी इसलिए चिढ़ते थे कि वो भारत से दोस्ती क्यों रखती है। इसलिए जैसे ही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया, उनके म्यूजियम तक में घुसकर तोड़फोड़ की गई, तो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में बैठे सारे जिहादी जमीन पर गुलाटियां खाने लगे। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति टूटने पर पाकिस्तानी पत्रकार शमा जुनेजो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। इसी मामले पर पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, देखो उसका क्या हश्र हुआ। आर्मी के पालतू शहबाज ने यह तक कहा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो मेरे को ना हंसी आती है दोस्तों, और रोना भी आता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ताली पीटनी है या फिर अपना सर पीटना है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान की स्कूली किताबों में यही झूठ पढ़ाया जा रहा है कि इसके पीछे भारत और बांग्लादेश में बैठे भारत के समर्थकों का हाथ था। यहां तक कि 1971 के बाद से पाकिस्तान का हर फौजी हुक्मरान इस बात का भी दम भरता है कि जब तक हम 71 की हार का बदला नहीं ले लेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान अयूब खान ने 1958 में ही ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ानी है। उन्हें लगता था कि बिना पूर्वी पाकिस्तान से जान छुड़ाए पाकिस्तान की तरक्की हो ही नहीं सकती। और ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये तमाम बातें पाकिस्तानी फौजियों और उस वक्त के पाकिस्तानी नेताओं ने अपनी अलग अलग किताबों में लिख रखी हैं। और इतना ही नहीं, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से सरेंडर करने वाले जिस जनरल नियाजी की तस्वीरें हम इतने सालों से देख रहे हैं, सच तो यह है कि उसे भी पाकिस्तान में किसी ने सरेंडर करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो भारतीय फौज से इतना डर गया था कि उसने डर के मारे सरेंडर कर दिया। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसका रेफरेंस भी मैं आपको जरूर दूंगा। आज की वीडियो में हम एक एक करके उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसका जिक्र भारत तो क्या, खुद पाकिस्तान तक में नहीं होता। मगर इससे पहले कि हम इस मामले पर अपनी बात रखें, आपके फायदे की एक बात कर लेते हैं। आप पॉकेट ब्रोकर के बारे में तो मेरे वीडियो से जान ही गए होंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मेरे को पूछा था कि हम भी 100% बोनस कैसे क्लेम करें। मैं आपको बताता हूं। आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर जाना है, क्लिक करके अपना मेल या पासवर्ड सेट करके मेरा प्रोमो कोड रौनक100 यूज करना है। तुरंत 100% बोनस आपको आपके पहले डिपॉजिट पे मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि डिपॉजिट कैसे करें, तो बहुत ही आसान है। पॉकेट ब्रोकर पे आपको यूपीआई या बैंक ट्रांसफर दोनों मिलते हैं, जिसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आसानी से डिपॉजिट कर सकते हो। अपनी अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्विक ट्रेडिंग पे क्लिक करना होगा। बस अपनी ट्रेडिंग जर्नी पॉकेट ब्रोकर के साथ स्टार्ट कर लो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है तो इसमें एक्सपर्ट्स के सिग्नल्स कॉपी करके आप बस बिना किसी नॉलेज के भी पैसे कमा सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, एक एक्सपर्ट की ट्रेड को कॉपी किया और ये देखो उनके ट्रेड से ही हुई है ये प्रॉफिट, और इसे अपने बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इंतजार खत्म। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में या फिर पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो और मेरा कूपन कोड यूज करो। 100% बोनस आपको पहले डिपॉजिट पे मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ो। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अयूब खान ने 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया। इस काम में उस वक्त के जिस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अयूब खान का साथ दिया था, अयूब खान पहली फुर्सत में उसे ही राष्ट्रपति पद से हटाकर खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दिए थे। मगर असली कहानी शुरू हुई 1962 में। 1962 में अयूब खान ने पाकिस्तान के 1956 के संविधान को खारिज करके वहां नया संविधान लाने की तैयारी कर ली। उस वक्त पाकिस्तान के कानून मंत्री पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले एक बंगाली मुस्लिम मोहम्मद इब्राहिम थे। 1962 के उन हालातों का जिक्र करते हुए मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी किताब डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में लिखा है कि मैंने अयूब खान को साफ कहा था कि अगर आप ये नया संविधान ले आए तो पाकिस्तान टूट भी सकता है। मगर अयूब खान नहीं माने और मजबूरी में मैंने कानून मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अयूब खान ने एक पंजाबी जज मुनीर साहब को लॉ मिनिस्टर बना दिया।
मुनीर साहब ने अपनी किताब जिन्ना टू जिया में लिखा कि अयूब खान मुझसे कहते थे, क्या कहते थे इसे ध्यान से सुनिएगा। अयूब खान जज मुनीर से कहते थे कि यार ये बंगाली हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, तुम इनसे हमारी जान छोड़ाओ। मतलब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो वहां का आर्मी चीफ भी रहा था, वो खुद 1962 में ये मन बना चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को हमें साथ नहीं रखना है। अयूब खान के कहने पर जज मुनीर ने इस बारे में उस वक्त के बंगाली मिनिस्टर रमीजुद्दीन से बात करी कि यार कुछ रास्ता निकालो ताकि तुम लोगों की मांगे भी पूरी हो जाए और तुम्हें अलग से कुछ मिल भी जाए। ये सुनकर रमीजुद्दीन भी भड़क गए। रमीजुद्दीन को समझ में आ गया कि उन लोगों से कहा जा रहा था वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें फिर से बता दें कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान की टोटल 56% आबादी रहती थी। मतलब बंगाली मुसलमान मेजॉरिटी में थे। इसलिए रमीजुद्दीन और बाकी मुस्लिम मंत्री और नेता इस बात पर भड़क रहे थे कि हम क्यों अलग हो जाएं? मेजॉरिटी तो हम हैं, अलग होना है तो तुम अलग हो जाओ। जो नहीं जानते कि जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो पूरा मूवमेंट चलाया उसकी नींव भी ढाका में रखी गई थी। लेकिन पाकिस्तान की पंजाबी फौज वेस्ट पाकिस्तान को और खुद को ही असली पाकिस्तान समझती थी। बांग्लादेश को बनाने के पीछे खुद पाकिस्तानी फौज और अयूब खान थे। अगर ये साबित करने के लिए इतने सबूत काफी नहीं है तो एक सबूत और देखिए। हर्बर्ट फेल्डमैन की एक किताब है द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान। इस किताब में अयूब खान के एक इंटरव्यू को दोबारा छापा गया। ये इंटरव्यू अयूब खान ने एक ब्रिटिश अखबार को अक्टूबर 1972 में दिया था, जिसमें अयूब खान ने खुद कहा था कि वो तो काफी वक्त से बंगालियों को एक अलग देश देने का प्लान कर रहे थे, मगर कुछ चीजें उनके रास्ते में आ गई। मुझे लगता है इतनी बातें और इतने सारे सबूत काफी हैं ये साबित करने के लिए कि अगर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना तो इसके पीछे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों और भारत से ज्यादा बड़ा रोल तो खुद पाकिस्तानी फौज और उस टाइम के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान का था, जिन्हें लगता था कि हमें इन बंगालियों को अपने साथ रखना ही नहीं है। पाकिस्तान की पंजाबी फौज इन बंगालियों को खुद से इंफीरियर समझती थी। वो लोग बंगालियों के रंग का, उनकी भाषा का, उनके खाने पीने का मजाक उड़ाते थे। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले और इसे अपने चैनल पर डाला भी था। आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। मगर हैरानी और मजे की बात यह है कि खुद बंगाली मुसलमानों को गाली देने के बाद, उनसे अपनी जान छुड़ाने के बाद आज भी पाकिस्तान की स्कूली किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के सेंट्रल बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा की किताबों में साफ लिखा है कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने में भारत का बड़ा रोल था। इन किताबों में यह भी लिखा है कि इंडियन लीडर्स को पाकिस्तान का बनना पसंद नहीं था और बंटवारे के बाद से भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी थी। किताब में यह भी लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे जो भारत के प्रति हमदर्दी रखते थे और धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान भी उनकी बातों में आ गए। मतलब अब इस पे क्या ही कहा जाए। मुझे लगता है ये कहानी तो अच्छी है, मगर इसे स्कूली किताब में नहीं, अखबार के किसी आखिरी पेज पर चुटकुले वाले कॉलम में होना चाहिए था। मतलब अपने गिरेबान में झांकने की बजाय अपनी हर गलती का ठीकरा हिंदुस्तान पे फोड़ दो। पाकिस्तान सरकार का तो बस नहीं चलता भैया, वरना तो इनके घर अगर दूध भी फट जाए तो ये लोग कहेंगे कि इसमें मोदी का हाथ था, हमारा दूध उसी ने फाड़ा है। अमित शाह अभी आए और हमारा दूध सील कर दें, और दूध नहीं सिल सकते तो इसके बदले 100 ग्राम पनीर दे दें। मतलब हद है पाकिस्तानियों की है, पाकिस्तानियों की मतलब ये लोग कभी ये नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये लोग अपने ही लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाए। मतलब तुम लोग ये कबूल ही नहीं करोगे कि तुम बंगाली मुसलमानों के कल्चर की कदर नहीं कर पाए। तुम ये भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने ढाका में जाकर जबरदस्ती उन पर उर्दू जुबान थोपने की कोशिश की। इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे पाकिस्तानी फौज के पंजाबियों को लगता था कि बंगाली भाषा तो हिंदू धर्म से जुड़ी है और इस जबान का एक इस्लामिक देश पाकिस्तान में क्या काम। बांग्लादेश की हिस्ट्री पर किताब लिखने वाले डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को उम्मीद थी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन होने के कारण वो पाकिस्तान में एक बड़ा रोल निभाएंगे, लेकिन पाकिस्तान बनते ही वहां पर उत्तर भारत से गए उर्दू बोलने वाले मुसलमान हावी हो गए और देश की कमांड उन्होंने अपने हाथ में ले ली। ये लोग साउथ एशिया में खुद को मुस्लिम आंदोलन का रखवाला समझते थे। हैरानी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के 50 सालों बाद आज भी बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ की गई अपनी ज्यादतियों को नहीं माना है। 70 के चुनावों के बाद पाकिस्तानी फौज ने जब मुजीबुर रहमान को देश का पीएम नहीं बनाया तो पूर्वी बंगाल के लोग भड़क गए थे। उस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने आज के बांग्लादेश में जो जुल्म किए हैं, उस जुल्म जैसी मिसाल पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने वहां इतनी औरतों के साथ रेप किए कि बाद में बांग्लादेश में ऐसे कितने बच्चे पैदा हुए जिन्हें वॉर बेबीज कहा जाता है।
क्या इससे घिनौना काम कोई फौज अपने लोगों के साथ कर सकती है? बताइए। कश्मीर में एक वक्त पत्थरबाजों से निपटते वक्त अगर किसी एक को भी रबड़ की गोली लग जाती थी तो पाकिस्तानी सरकार उस एक घायल व्यक्ति की भी तस्वीरें दिखाकर यूएन में यह साबित करने की कोशिश करती थी कि देखो भारत अपने ही लोगों के साथ कैसे जुल्म कर रहा है। और खुद पाकिस्तान का कैरेक्टर यह है कि उसके फौजी अपनी ही देश की औरतों के साथ रेप करके उनको सबक सिखाते थे। 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी फौज को जब दौड़ा दौड़ा कर मारा था, सिर्फ 10 दिन में उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया था। हमने पाकिस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसमें एक शर्त यह भी थी कि पाकिस्तानी सरकार बंगालियों के साथ किए गए जुल्म के लिए उनसे माफी मांगेगी। मगर ये ऐसी निर्लज कौम है जिसने आज तक ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने आज तक बंगालियों से माफी नहीं मांगी है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से बांग्लादेश में किए गए जुल्म की जांच करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने हमीदुर रहमान आयोग भी बनाया था, मगर सालों तक इसकी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की गई। इस रिपोर्ट में भी ये बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किया। वहीं बीबीसी की इस रिपोर्ट के हिसाब से खुद बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख बंगालियों को मारा था, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। 1971 से इन लोगों ने कोई सबक ले लिया होता तब भी ठीक था। ये लोग आज भी आए दिन बलूचियों पर हमले कर रहे हैं। आए दिन पाक कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। सिंध में हर दिन हिंदू लड़कियों के अपहरण और बलात्कार हो रहे हैं। हर कुछ महीने बाद IMF से भीख मांगकर ये देश चलाते हैं। 77 सालों बाद भी इनके देश में कभी ढंग से जमहूरियत आई ही नहीं है और इनका बेशरम प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने पर ताली बजा रहा है। जिन शेख मुजीबुर रहमान को आपने मजबूर किया कि वो अपने लोगों के लिए अलग देश मांगे, आज उन्हीं का बुत टूटने पर ये लोग ताली बजा रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मगर पूरी दुनिया में इससे ज्यादा निर्लज कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन शहबाज शरीफ के पास खुद अपने पजामे का नाड़ा बदलने के लिए पैसे नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश को हर मदद देने को तैयार हैं। भाई हेलो, तुम बांग्लादेशियों से 6 महीने कोई उधार मत मांगना, यही उनकी सबसे बड़ी मदद होगी, समझे? तुम खुद ग्रेवी में थर्माकोल डालकर उसे शाही पनीर बोलकर मेहमानों को खिला देते हो। तुम करोगे दूसरों की मदद? खुद तुम्हारा देश कब तक है कब तक नहीं है इसका ठिकाना नहीं, और तुम बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर ताली बजा रहे हो। वाह! एक बार मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान डॉगी की वो दुम है जिसे आप 10 साल तक भी पाइप में डालकर रखो ना तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा, मगर इनकी दुम सीधी नहीं होनी। तुम आज भी मंसूबे पाले हुए हो कि एक वक्त तुम्हारी फौजी ताकत बढ़ी तो तुम कश्मीर भारत से छीन लोगे, दिल्ली के लाल किले पर इस्लामी झंडा फहरा दोगे। अरे बकरी चोरों, भारत से हुए 4-4 युद्धों में तो तुम जुतियाए गए हो। ऊपर से मैंने हामिद मीर साहब की जिस वीडियो का जिक्र किया था, उसी वीडियो में हामिद मीर साहब ने यह भी बताया कि 1971 में जब पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया था, तब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा ही नहीं गया था। हकीकत यह है कि भारतीय फौज से गिरने के बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी इतना घबरा गए थे कि वो बच्चों की तरह रोने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई उन्हें मार न दे। उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर मिला था कि सीज फायर कर लो, मगर उन्होंने घबरा कर सरेंडर कर दिया। बकरी चोरों, ये औकात है तुम्हारी फौज की, जिनके दम पर तुम भारत से कश्मीर लेना चाहते हो। जिसका फौजी जनरल वॉर के मैदान में पैंट गीली कर दे, उसके बाकी फौजियों की क्या हैसियत होगी बताओ? तुमसे अच्छे तो हमास के लड़ाके हैं जो 10 महीने से इजराइल जैसी ताकतवर फौज से जैसे तैसे लड़ तो रहे हैं, और तुम्हारे 90,000 फौजी इतने फट्टू थे कि बिना लड़े ही 10 दिन में सरेंडर कर दिया। दुनिया की तारीख में किसी फौज ने ऐसी नपुंसकता नहीं दिखाई होगी। ऐसे लोगों को फौज में भेजने से अच्छा है कि इनसे ईद के मौके पर औरतों को मेहंदी लगवा दो। वैसे भी अपना पिछवाड़ा लाल करवाने से अच्छा है किसी बहन बेटी के हाथ लाल किए जाए। बाकी तुम्हारी बेइज्जती में अगर कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताना, क्योंकि मुझसे जो बन पड़ा मैंने सब कर दिया है। कुछ कमी रह गई होगी तो लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अपने पड़ोसी के लिए अगर आप कुछ 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, लेकिन ये वीडियो भी हर एक दोस्त से अपने जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, पॉकेट ब्रोकर पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए। यूज करिए मेरा प्रोमो कोड रौनक100 और पाओ एक्स्ट्रा 100% बोनस। जल्दी से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।